आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों दो शब्द विशेष रूप से चर्चा में आए हैं, आपने देखा होगा, आईपीओ और एफपीओ, जिसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, अननुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव। खैर, आईपीओ की तुलना में एफपीओ ज़्यादा चर्चा में रहा। जैसा कि आप जानते होंगे कि 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और पूरे भारत के शेयर बाजार सहित पूरी दुनिया के शेयर बाजार में भूचाल छा गया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी कंपनी के बारे में और उनके कारोबार के बारे में जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो आपने देखा कि रिपोर्ट के मात्र 2-3 दिनों के अंदर जो गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के धनी हो चुके थे, वो 22वें 23वें स्थान पर आ गए और लगातार उनके शेयरों में गिरावट आई। तो अडानी के सभी कंपनियों में जो एफपीओ का प्रोसेस था उसको रोक दिया गया। तब से एफपीओ शब्द बहुत अधिक प्रचलन में आया और इसके साथ ही साथ आईपीओ लगातार जानते चर्चा में रहा है। एलआईसी को लेकर के, या आपने देखा पेटीएम को लेकर के, ओईओ को लेकर के, ऐसे तमाम चीज़ों के नाते चर्चा में रहा है। तो आज हम लोग आईपीओ और एफपीओ दोनों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आईपीओ और एफपीओ दोनों शेयर बाजार में शेयर जुटाने का, अर्थात शेयर के माध्यम से संसाधन या धन जुटाने का दोनों उपाय है। जनरली आप जानते होंगे, पैसा जुटाने का देखा जाए तो दो ही तरीके का माध्यम होता है। एक, जब आप ब्याज पर पैसा लेते हैं, उसके लिए बैंक और वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिनसे आप पैसा लेंगे और वो बदले में उस पर ब्याज लेती हैं और आप ब्याज इंटरेस्ट दीजिए और आप पैसा उनसे लीजिए और अपना काम करते रहिए। लेकिन ब्याज चुकाने की क्षमता, जानते हैं, हर संस्था में नहीं होती और बैंक और वित्तीय संस्थाएं सबको आसानी से लोन नहीं देती, क्योंकि लोन हमेशा पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है कि पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। लेकिन अगर आप एकाएक कंपनी शुरू कर रहे हैं, कोई फर्म शुरू कर रहे हैं, तो पीछे कई बार रिकॉर्ड होता ही नहीं। इसका मतलब है कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं से आपको कर्ज मिल ही नहीं सकता, लोन मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब धन आप वहां से जुटा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार एक साधन होता है। शेयर बाजार में भविष्य के आधार पर लेन देन किया जाता है और बैंक वित्तीय संस्थाओं में भूत के आधार पर, पास्ट के आधार पर लेन देन किया जाता है। किसी भी बैंक के पास जाएंगे, वो कहेगा पास्ट रिकॉर्ड दिखाइए, ट्रांजैक्शन दिखाइए, अकाउंट में कितना है। लेकिन शेयर बाजार में भविष्य देखा जाता है, किसी कंपनी का भविष्य कैसा है, फ्यूचर प्रोजेक्ट कैसे हैं, किस सेक्टर में काम कर रही है, वो इमर्जिंग सेक्टर है या नहीं है। इसी नाते शेयर बाजार से हर कोई धन जुटा सकता है, हर कोई पैसा जुटा सकता है, पूंजी जुटा सकता है, और इसीलिए कंपनियां शेयर बाजार के माध्यम से संसाधन और धन जुटाना चाहती हैं। लेकिन शेयर बाजार में पूंजी जुटाने के लिए दो तरीका है। एक है जब आप सीधे शेयर धारकों को अपना शेयर बेचते हैं, सीधे सार्वजनिक रूप से, और दूसरा है जब आप स्टॉक मार्केट के माध्यम से अपने शेयर बेचते हैं। स्टॉक मार्केट, जैसा कि आपने सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सहित भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं और दुनिया में बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो आप जानते होंगे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज, संघाई स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जो बहुत चर्चा में रहते हैं। जब कोई भी कंपनी शेयर बाजार में जाती है, शेयर बाजार में जाने का मतलब है सेबी में जब रजिस्टर्ड होती। देखिए, शेयर बाजार में दो तरीके का रजिस्ट्रेशन चाहिए। एक सेबी में रजिस्ट्रेशन, सेबी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टिंग करवाना पड़ेगा।
कंपनी को, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत का सबसे पुराना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज जानते इस्टेब्लिश किया गया था। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे फेरवानी समिति के सिफारिश के आधार पर 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो जब आप सेबी में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप शेयरों की खरीद बिक्री कर सकते हैं, और दूसरा, जब आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो पुराने शेयरों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो आईपीओ, एफपीओ नए प्रकार के शेयर होते हैं। जब कोई कंपनी सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाती है तो सबसे पहले जो शेयर जारी करती है उसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, उसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ से इनिशियल पूंजी जुटाई जाती है कि संस्था की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए, किसी जानते कार्यक्रम के लिए, वो आईपीओ के माध्यम से जुटा ली जाती है। लेकिन एक बार आईपीओ जब जारी हो जाता है तो दोबारा आईपीओ नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि आईपीओ जारी करने के बाद अब दूसरा जो आपके पास उपाय है वो एफपीओ का है, जो सीधे आप शेयर होल्डर्स को जारी कर सकते हैं। इसीलिए कंपनियां जब शुरू में सेबी में इंटर करती, ध्यान रखें मैं सेबी शब्द का यूज कर रहा हूं, सेबी में जब रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं। अक्सर अखबार में ये आईपीओ एफपीओ का कंसेप्ट जानते कई बार गलत भी हो जाता है, तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आईपीओ एफपीओ प्राइमरी मार्केट का भाग है और स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का भाग है। कभी हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी जब शेयर बाजार में पैसा जुटाती है सार्वजनिक लोगों से, सार्वजनिक का मतलब आम व्यक्तियों के बीच में जब शेयर जारी करती है जिसमें कंपनियां नहीं होती, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। और दूसरे आईपीओ के बाद जो दूसरा शेयर जारी करती है उसे एफपीओ कहा जाता है। आईपीओ एक बार जारी किया जा सकता है, एफपीओ को कई बार जारी किया जा सकता है, जितनी बार जरूरत हो। एफपीओ के माध्यम से कंपनी अपने लिए कितना भी पूंजी जुटा सकती है और अपने कर्ज को भी इससे कंपनसेट कर सकती है। सेबी का ये प्रोविजन है, और दुनिया के तमाम स्टॉक एक्सचेंज में जो काम करने वाले रेगुलेटर्स हैं उनका ये प्रोविजन है कि अगर आप कंपनी के ऊपर कोई कर्ज है और कर्ज को आप चुकाना चाहते हैं तो आप एफपीओ को एक सहारा के रूप में ले सकते हैं। तो एफपीओ जानते हैं एक तरीके से देखा जाए कंपनी के लिए धन जुटाने का, पूंजी जुटाने का एक बड़ा साधन माना जाता है। अब एक बार जब जानते हैं आईपीओ एफपीओ बिक गया, अब आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग आपकी हो गई, तो वहाँ पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होती है और इस तरीके से शेयर बाजार चलता रहता है। आप सभी लोग जानते हैं ये टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में होने के कारण अब कोई भी क्वेश्चन सेबी से बन सकता है, स्टॉक एक्सचेंज से बन सकता है, आईपीओ एफपीओ से संबंधित बन सकता है, हिंडन रिसर्च रिपोर्ट से संबंधित बन सकता है। तो थोड़ा एक मिनट में उसकी भी चर्चा कर ली जाए। भारत में सेबी जो शेयर बाजार की सबसे बड़ी रेगुलेटर है, नियामक संस्था है, उसकी स्थापना 1988 में एस.ए. दवे समिति के सिफारिश पर हुई। जिस तरीके से आरबीआई की स्थापना 1935 में हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुई थी, उसी तरीके से सेबी की स्थापना दवे समिति के सिफारिश पर 1988 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई। और शुरू में 4 साल तक यह एक सामान्य रेगुलेटर संस्था थी, लेकिन 1992 में हर्षन मेहता स्कैम के बाद भारत की संसद ने सेबी को बहुत अधिकार दिया, जिसके नाते सेबी एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, एक वैधानिक संस्था। तो 1992 से सेबी एक वैधानिक संस्था बन चुकी है। सेबी को लगभग उतने अधिकार है जैसे हाई कोर्ट को अधिकार होता है। सेबी के विरुद्ध आप किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर सेबी से शिकायत है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। बड़ा रेगुलेटर है, जैसे बैंकों के लिए आरबीआई है, जैसे बीमा क्षेत्र के लिए इरडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुई। आरबीआई की स्थापना हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई। ऐसे शेयर बाजार की गतिविधियों को रेगुलेट करने का काम सेबी करती है, इसकी स्थापना दवे समिति की सिफारिश पर हुई। इसी तरीके से पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कई सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं भारत में काम करते हैं। तो अब इनसे संबंधित प्रश्न जानते हैं एग्जाम में आ सकता है। रही बात हिंडन रिसर्च, हिंडन रिसर्च जानते एक प्राइवेट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित सुझाव देती है। 2017 में
न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई। और आप देखेंगे इसका नाम हिंडन रिसर्च क्यों रखा गया। ये 1937 में एक घटना हुई थी हिंडन, जिसको हिंडनबर्ग डिजास्टर कहा जाता है, न्यू जर्सी में ये जगह है। वहाँ पर आप जानते हैं एक जर्मनी की एयरशिप थी, जहाज़ थी, जिसके साथ दुर्घटना हुई, जिसको ये हिंडनबर्ग एयरशिप को जो जर्मनी की जहाज़ थी उसको आसमान का टाइटैनिक कहा जाता था। और उस दिन जानते हैं जब वो उतर रही थी न्यू जर्सी में हिंडनबर्ग के पास, तो उसी समय दुर्घटना हुई और आसमान में वो पूरा जानते हैं जहाज़ जल गई, 36 लोग उसमें मारे गए। उसी के नाम पर हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी 2017 में बनाई गई है और यह पूरी दुनिया के कंपनियों के बारे में रिपोर्ट देती है कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है। कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे हिंडनबर्ग डिजास्टर 1937 जैसी दशा बनेगी। इसी नाते जानते हैं ये संस्था भी चर्चा में है। तो ये कई सारे ऐसे पहलू और बिंदु और मुद्दे हैं जो इस समय चर्चा में हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा और इसको समझ करके रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।